सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण प्रकरण मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम सम्राट अशोक महान के बारे में जानेंगे। अशोक महान, जिनका कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 235 ईसा पूर्व का माना गया है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक 273 ईसा पूर्व में सम्राट बना, परंतु उसने अपने भाइयों से संघर्ष समाप्ति के बाद अपना राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में कराया था। प्राचीन सम्राटों में एकमात्र अशोक ही वह शासक है जिसे महान उपाधि सभी इतिहासकारों ने दी है। अशोक की एक अन्य उपाधि देवानाम प्रियदर्शी भी थी, अर्थात देवताओं का प्रिय पियादशी सम्राट। अशोक को कामाशोक और चंडाशोक भी कहा गया है। बौद्ध स्त्रोतों में ऐसा उल्लेख मिलता है, यह विवरण मिलता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर उनका वध करके सिंहासन पर बैठा था। अपने युवराज काल में अशोक तक्षशिला तथा अवंती अर्थात उज्जैन के प्रांतों का शासन संभाल चुका था। अशोक के सम्राट बनने तक उसके दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के काल में लगभग संपूर्ण भारत और बृहत्तर भारत मौर्य साम्राज्य के अधीन आ चुका था। अशोक को विरासत में एक विशाल और व्यवस्थित साम्राज्य मिला था। अशोक की एकमात्र बड़ी विजय कलिंग की थी, जो उसने 261 ईसा पूर्व में अपने शासन के 8वें वर्ष में प्राप्त की थी। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था, जिसे अनंतनाथन भी कहा गया है। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके बाद उसने दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय प्रारंभ कर दी थी। कलिंग युद्ध में युद्ध से उत्पन्न विभीषिका से अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने कुछ समय बाद ही व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा युद्ध से राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना भी की थी। अब मौर्य साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर संपूर्ण दक्षिण, जिसमें चोल और पांड्य को छोड़कर, तथा पश्चिम में अफगानिस्तान व बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक विस्तृत हो चुका था। श्रीलंका एवं नेपाल से अशोक के मित्रवत संबंध थे। अब हम जानेंगे कि अशोक के शासन सुधार कौन कौन से थे। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था श्रेष्ठ एवं विशाल साम्राज्य के अनुकूल थी। अशोक ने प्रजा की सुरक्षा और भौतिक उन्नति के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति को भी राज्य का लक्ष्य बनाया था। अशोक के शिलालेख क्रमांक 6 में लिखा है, संपूर्ण विश्व की भलाई करने से बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं है। अशोक ने अहिंसा पर बहुत बल दिया तथा विभिन्न अवसरों पर मांसाहार भी वर्जित कर दिया था। अशोक ने धर्मयुद्ध, धर्म महामात्र और स्त्री अध्यक्ष महामात्र की भी नियुक्ति की थी। अशोक ने पशुओं तक के लिए चिकित्सालय प्रारंभ किए थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया गया था, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। अशोक का धम्म या धर्म। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म यानी शिव का उपासक था। कलिंग युद्ध के बाद उसने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। दीपवंश एवं महावंश में अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है, परंतु अशोक का धम्म, जिसका उसने अपने शिलालेखों में प्रचार प्रसार किया था, वो किसी धर्म विशेष के सिद्धांत नहीं है, अपितु वे सामान्य नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है जो सभी धर्मों में पाए जाते हैं। धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है। बुबरा के शिलालेख में अशोक
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म में अपनी आस्था प्रकट करता है। बौद्ध धर्म की तीसरी सभा सम्राट अशोक के ही शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए धर्म विभाग की स्थापना भी की थी। अशोक ने राजुकों, प्रादेशिकों और युक्तों जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धर्म प्रचार के आदेश दिए थे। अशोक का धम्म, जिसका उसने प्रचार किया, वह वस्तुतः एक जीवन पद्धति है जिसमें नैतिक सिद्धांतों का संग्रह है। अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि अशोक ने जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया वह बौद्ध धर्म नहीं था, वरन कुछ नैतिक सिद्धांतों का संग्रह था जो सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत उसने सामाजिक नैतिक गुणों एवं नागरिक कर्तव्यों को भी महत्व दिया था। अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने आदेशों तथा धम्म के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शिलालेखों तथा स्तंभों का निर्माण कराया था। 14 शिलालेख जो पेशावर, हजारा, देहरादून, गिरनार यानी काठियावाड़ में गिरनार और थाना, बंबई, धौली और जोगढ़ जो उड़ीसा में है तथा करनूल जिले में पाए गए हैं। 13 लघु शिलालेख ये रूपनाथ यानी जबलपुर, बेराट जयपुर, सहसराम बिहार, मस्की रायपुर और मैसूर में 5 स्थानों पर तथा गज्जरा मध्य प्रदेश एवं कुर्नूल आदि स्थानों पर पाए गए हैं। 7 स्तंभ अभिलेख ये भारत में विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से टोपरा एवं मेरठ के स्तंभ फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। प्रमुख स्तंभ लेखों में प्रयाग का स्तंभ, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया था। इसके अलावा रामपुरवा तथा लोरिया नंदनगढ़ यानी चंपारण बिहार के स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्माइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। उत्तर पश्चिमी सीमा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। ग्रीक एवं आर्माइक लिपि के लेख अफगानिस्तान से एवं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के लेख मिले हैं। गांधार का सार एक गुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्माइक भाषा में है। अशोक के प्रथम शिलालेख 1750 में दिल्ली में रिफेन थेलर ने खोजे थे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य विभिन्न कारणों से विभाजन एवं पतन की ओर अग्रसर हो गया था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भाग दशरथ तथा पश्चिमी भाग कुणाल को प्राप्त हुआ था। अशोक के उत्तराधिकारियों में कुणाल, दशरथ, संप्रति, शाल्लुक, देववर्मन, शतधन्वा और बृहद्रथ थे। कुल 10 मौर्य सम्राट हुए थे। दुर्बल उत्तराधिकारियों के अलावा उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण एवं दक्षिण से आंध्रों के आक्रमण भी साम्राज्य के पतन के कारण बने। 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला एवं शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। मौर्य युग में भूमि पर, जमीन पर राज्य का स्वामित्व माना जाने लगा था और खानों पर भी राज्य का नियंत्रण माना जाता था। राज्य का नियंत्रण हो गया था। व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के संघ, गिल्ड या श्रेणी बने हुए थे।
जो आधुनिक बैंकों की तरह काम करते थे और लेन देन करना उनके व्यवसाय का अंग था। पश्चिमी देशों में सीरिया, मिस्र, यूनान तक भारत के व्यापारिक संबंध बन गए थे। मौर्य सम्राट स्वयं समुद्री जहाज बनवाते थे। सिंचाई कर हरण्य, धार्मिक कर बलि, फलों एवं पुष्पों पर लिया जाने वाला कर कड़ा तथा सेना की व्यवस्था के लिए सेना भक्त जैसे कर प्रचलन में थे। धार्मिक दृष्टि से भी मौर्य शासक उदार थे। चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा अशोक तीनों प्रारंभ में हिंदू धर्म के ही अनुयायी थे। बाद में चंद्रगुप्त ने जैन तथा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी और वात्स्यायन का कामसूत्र इसी काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मौर्य कला पर पर्शियन तथा यूनानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के महलों की तुलना पर्शियन राजप्रसादों से की है। अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। श्रीलंका में अनिरुद्धपुर का स्तूप भी मौर्य काल का है, जो सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। अशोक के स्तंभ भी कला के अच्छे नमूने हैं। लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर सबसे ऊपर सिंह, रामपुरवा स्तंभ पर सांड, जबकि संकीर्ण स्तंभ पर सबसे ऊपर हाथी बना हुआ है। सारनाथ का स्तंभ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें उल्टे कमल का फूल, चारों दिशाओं में 24 स्थानों वाला चक्र तथा चारों दिशाओं में क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह बने हैं। इसके ऊपर चारों दिशाओं में 4 सिंह खड़े हैं और सबसे ऊपर 32 स्थानों वाला धर्म चक्र स्थापित है।